हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में आपसे बात की थी, आज मैं आईपीसी के महत्वपूर्ण चैप्टर जनरल एक्सेप्शन की बात करूंगा। बहुत ही ज़रूरी अध्याय है, अध्याय 4, सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन। वास्तव में क्या होता है? सामान्य अपवाद जो है वो उसमें जो कृत्य किए जाते हैं वो अपराध तो होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उनको या तो क्षम्य किया जाता है या उसको तर्क संगत ठहराया जाता है। तो सबसे पहले हम परिचय समझ लेते हैं। वास्तव में 76 से 106 तक सामान्य अपवाद है, जिसमें सेक्शन 76 to 95 क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं और 96 से 106 तक तर्क संगत प्रतिरक्षाएं हैं, जिसमें हम आत्मरक्षा का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। स्वयं कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में वो तर्क संगत हो। तो सबसे पहले परिचय अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि ये सामान्य अपवाद ये केवल साक्ष्य के सिद्धांत है जो निश्चायक व खंडनीय उपधारणा से संबंधित है। मतलब इसमें कुछ ऐसी उदाहरणा है जो निश्चायक होती हैं, अगर वो साक्ष्य हों तो वो निश्चायक सबूत की श्रेणी में आती हैं, और कुछ ऐसी उदाहरणाएं होती हैं जो अगर उसमें साक्ष्य उपलब्ध हों तो उस सबूत को हम खंडित भी कर सकते हैं, तो उनको हम खंडनीय उदाहरणा कहते हैं। विधि शास्त्री कैनी इन्हें आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्तें कहते हैं। तो ये दो तरह की प्रतिरक्षाओं की बात है। पहला क्षम्य 76 to 95 और दूसरा युक्ति संगत या तर्क संगत प्रतिरक्षाएं हैं जो 96 से 106 तक है। क्षम्य प्रतिरक्षाएं वे हैं जिनमें कारित कार्य मनः स्थिति के आवश्यक तत्वों के अभाव के कारण माफ कर दिया जाता है। मतलब इसमें वास्तव में मेंस रिया जो है वो नहीं होता है, उसका अभाव होता है। ये सेक्शन 75 से 95 तक इनका वर्णन किया गया है। युक्ति संगत प्रतिरक्षाएं वो होती हैं जिसमें कारित कार्य को माफ नहीं करते, बल्कि कुछ आधारों पर इन्हें तर्कसंगत ठहराया जाता है। कार्य चूंकि आपराधिक होता है परंतु दंडनीय नहीं, क्योंकि ये बाकी अन्य रूप से ये सराहनीय होता है कि काम ये ठीक किया गया, जैसे किसी को बचाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए या किसी को चोरी लूट डकैती से बचाने के लिए। तो ये एक तर्कसंगत प्रतिरक्षाएं होती हैं जो 96 से 106 तक में। सामान्य अपवाद किसी अपराध को गैर अपराध घोषित करता है। अपराध तो है लेकिन उसको गैर अपराध की श्रेणी में लाता है। सेक्शन 76 जो है तथ्य की भूल को बचाव घोषित करती है। यह सेक्शन 76 ये कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इसमें तथ्य की भूल को बचाव घोषित किया गया है और विधि की भूल को बचाव घोषित नहीं किया गया। इसमें हम कुछ उदाहरण देखने, एक सैनिक जो है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है। तो यहाँ पर अगर सैनिक वरिष्ठ अफसर का यदि आदेश वैध है तो उस सैनिक को इस धारा के अंतर्गत छूट मिलेगी, उसको माफी मिल सकती है। लेकिन अगर वरिष्ठ अफसर का आदेश जो है वही अवैध है तो वो सैनिक को इस धारा के अंतर्गत तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सैनिक उस वरिष्ठ अफसर के वैध आदेश का पालन कर रहा है और उस वैध आदेश के अनुक्रम में उसके द्वारा ऑफेंस होता है तो उस सैनिक को सेक्शन 76 के अंतर्गत तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा। दूसरा ये बात है कि तथ्य की भूल हो, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। जैसे गोपालिया कालिया का वाद है, पुलिस वाला यह विश्वास करता है कि माँ ही का है। एक पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करने जाता है, उसका नाम माँ है, वहां पर वो माँ को ही का समझ लेता है कि यही है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो उस पुलिस वाले ने यह छानबीन की थी कि वास्तव में
माँ ही का है कि नहीं है, मतलब गांव वाले से उसने पूछताछ की, कई लोगों से उसने देखा, अब तो आधार कार्ड वगैरह की बात है, पहचान पत्र है, उन सब की तस्दीक करने के बाद भी अगर उससे गलती हुई है, उसने गिरफ्तार किया है, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन नहीं था किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करना, फिर भी उससे गलत गिरफ्तारी हुई है अगर, तो तथ्य की भूल का बचाव यहां पर उसको प्राप्त होगा सेक्शन 76 के अंतर्गत। इंग्लिश विधि में जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आर बनाम प्रिंस का मामला है, 16 वर्ष की लड़की को ले जाता है, इसमें तथ्य की भूल का बचाव उसको नहीं मिला था क्योंकि वो कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत वो उसको दंड की सजा विहित थी। आर बनाम टालसन में पति को मरा मानकर दूसरी शादी की थी, ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो चूंकि इसमें उसने पूरी तरह से छानबीन की थी और सद्भाव पूर्वक उस पति को ये मानकर कि उसका जहाज डूब चुका है और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तब उसने दूसरी शादी की थी, इसलिए उसको तथ्य की भूल का बचाव इसमें दिया गया था। भारतीय विधि में जो केस है भाऊजी जीवाजी वर्सेस मूलीदयाल का मामला है, बहुत पुराना केस है। एक आरक्षक जो है एक व्यक्ति को कपड़े की गांठें ले जाते हुए देखा, तो उस आरक्षक ने, उस पुलिस वाले ने उससे पूछा कि भाई ये गांठें कहाँ ले जा रहे हो, क्या है, इसको दिखाओ। जबकि पुलिस का ये पावर होता है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति से वो पूछताछ कर सकती है। तो पुलिस ने उस व्यक्ति से जब पूछा तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और कपड़ा दिखाने से भी मना कर दिया, तो उस आरक्षक ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बाद में वो पता चला कि वो तो कपड़ा ही था, उसमें कुछ था नहीं। ये केस जाते जाते हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने इसको तथ्य की सद्भावनापूर्ण भूल मानी थी, क्योंकि उस आरक्षक ने उससे जब प्रश्न किए तो उसने उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए उस आरक्षक की कोई गलती नहीं थी, वो तथ्य की भूल के कारण उसने उसकी गिरफ्तारी की थी। इसलिए उसने जो काम किया था वो सद्भावपूर्वक अपने कर्तव्य निर्वहन के अनुक्रम में किया था, इसलिए हाई कोर्ट ने उस आरक्षक को दोष मुक्त कर दिया। आर बनाम बेली का मामला जो है वो ये है कि नवनिर्मित विधि है अगर और इस कारण उसका ज्ञान नहीं है, इसकी प्रतिरक्षा मान्य नहीं की जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये विधि अभी बनी है इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तो ये बचाव नहीं मिलता है। विधि चाहे अभी बनी हो और अभी प्रकाशित हुई हो 1 घंटे पहले, और जैसे ही वो फोर्सेबल होती है वैसे ये माना जाता है कि हर व्यक्ति को उसका ज्ञान है। भारत में बनी विधि का प्रकाशन ही हो ये आवश्यक नहीं है। अगर गजट नोटिफिकेशन हो गया और अन्य पेपर्स में या अन्य प्रिंट मीडिया में नहीं भी आया, तब भी ये माना जाता है कि उस विधि का ज्ञान सबको है और उसका उल्लंघन करने पर विधि का ज्ञान न होने का बचाव नहीं लिया जा सकता। तथ्य की भूल क्षम्य है, इसके 2 अपवाद हैं, मतलब वो कब क्षम्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति उस स्थिति में तथ्य की भूल को प्रतिरक्षा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता। नंबर 1, जब उत्तरदायित्वपूर्ण जांच पड़ताल के बाद उसे सही का ज्ञान हो सकता था। दूसरा, जब अपराधकर्ता की मनः स्थिति को विचार में लिए बिना किसी कानून द्वारा उसका कार्य दंडनीय बनाया गया। जैसे आर बनाम प्रिंस में उसने लड़की को 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र का जानते हुए फिर भी उसकी सहमति से ले गया, लेकिन चूंकि वो कानून जो है उसमें मनः स्थिति का कोई मतलब नहीं था, वो कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुक्रम में बना हुआ था, इसलिए उसको तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिला था। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 77, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई न्यायाधीश न्यायिकता कार्य अगर कर रहा है और उस समय वो सद्भावना पूर्वक कोई ऐसी बात करता है जो शक्ति उसे विधि द्वारा दी गई है, उस शक्ति से आगे बढ़कर वो कोई काम कर देता है, लेकिन वो काम सद्भावना पूर्वक होना चाहिए और मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो न्यायिकता कार्य कर रहा है, उस न्यायाधीश को सेक्शन 77 का बचाव मिलेगा। सेक्शन 78, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है सद्भाव पूर्वक कि ये न्यायालय ने आदेश दिया है और उसको काम करने में कोई उससे सद्भावना पूर्वक गलती हो जाती है, तो उसको सेक्शन 78 का लाभ मिलेगा और उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, लेकिन कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
सेक्शन 79 विधि द्वारा न्यायानुमत हो, जस्टिफाई हो विधि द्वारा उस व्यक्ति को करने के लिए। जो व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसे करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा जस्टिफाई मानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक अगर उसको ये विश्वास है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, तो वो बात अपराध नहीं होगी। सेक्शन 76 और 79 में केवल विधि द्वारा आबद्ध और विधि द्वारा न्यायानुमत की बात की गई है। जैसे इसमें अगर एक हम उदाहरण देखें, राज कपूर बनाम लक्ष्मण, बहुत पुराना मामला है। सेंसर बोर्ड से अनुमति फिल्म को प्राप्त हो गई थी और फिल्म को दिखाया गया, तो उसमें कुछ कंटेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस के थे इस तरह के, जिसके कारण सेक्शन 292 आईपीसी के अंतर्गत केस चला। तो यहाँ पर चूंकि सेंसर बोर्ड से उसको अनुमति मिली थी फिल्म निर्माता को और उन्हें फिल्म को दिखाया, इसलिए वो ये समझ रहे थे कि हम विधि द्वारा जस्टिफाई हैं, हम ये काम कर सकते हैं, इस फिल्म को हम दिखा सकते हैं, जो कि सेंसर बोर्ड ने हमको अनुमति दी है। इसलिए फिल्म के निर्माता को सेक्शन 79 का बचाव मिला। सेक्शन 80 दुर्घटना की बात करती है। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधि पूर्वक साधनों द्वारा उचित सतर्कता व सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाए। ये सारे तत्व आवश्यक हैं। इसमें से किसी एक तत्व की अनुपस्थिति में दुर्घटना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें दुर्घटना दुर्भाग्य से होनी चाहिए, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए, साधन विधि पूर्वक होने चाहिए, उचित सतर्कता व सावधानी बरती गई होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई घटना होती है तो उसे सेक्शन 80 के अंतर्गत दुर्घटना का लाभ मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से पास में पेड़ काट रहा है और उसके कुछ दूर में बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी का फल निकलकर बच्चों की आंख में लग जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसको सेक्शन 80 का लाभ तभी मिलेगा जब वो आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना उसके जो साधन हो विधि पूर्वक होने चाहिए, कोई ऐसी बंदूक नहीं हो, कोई ऐसा वेपन्स नहीं हो जो प्रतिबंधित है, उसने इस बात की सावधानी रखी हो कि बच्चों की दूरी उससे पर्याप्त रही हो, क्योंकि अगर पर्याप्त दूरी के बाद वो काटता है और उतनी ज़्यादा दूर तक उसका फल उछल कर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर एक दुर्भाग्य का मामला बनेगा, इंटेंशन का मामला नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे दुर्घटना का लाभ मिल सकता है। इसी तरह राज्य बनाम रंगा स्वामी का मामला है। जंगली चूहा मारने गए, झाड़ी में सरसराहट की आवाज हुई, उस झाड़ी में ये समझे कि यहाँ पर जंगली चूहा है और उसको गोली लगाई गई, गोली मार दी गई और वो गोली जाकर एक व्यक्ति को लग गई। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 80 के अंतर्गत प्रतिरक्षा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैध साधनों द्वारा वैध रीत से वैध कार्य हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर चूहा को मारना, किसी वन्य प्राणी को मारना अवैध है, तब उसको धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए वो वैध भी है मारना, लेकिन उसने अवैध वेपन से वो मारा, उसके पास बंदूक का लाइसेंस नहीं था, उसका उपयोग किया गया, तब भी उसको धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जागेश्वर बनाम एम्परर का मामला है। अभियुक्त जो आरोपी था एक दूसरे को घूसे से मार रहा था। उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए 2 माह के बच्चे को लेकर बचाने आई, तो अभियुक्त ने पत्नी को मारा, लेकिन पत्नी को मारा वो घूसा बच्चे को लग गया और बच्चा वहां पर मर गया। यहाँ पर धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मारपीट करना किसी के साथ अपने आप में अवैध कृत्य है। ये अभियुक्त का जो कार्य था वो वैधानिक नहीं था, इसलिए उसको धारा 80 का पूर्णतः बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी है कि उसे हत्या के दंड से दंडनीय नहीं किया गया था, क्योंकि उसका इंटेंशन बच्चे को मार डालने का बिल्कुल नहीं था और उसने बच्चे को फोकस करके वो उस घूसे का वार नहीं किया था। उसने उसकी पत्नी को मारा था और जितनी चोट उसकी पत्नी को उस घूसे से लगती उतने ही दंड का वो भागी होगा, इसलिए उसको धारा 323 के अंतर्गत दोषी माना गया। इसी तरह से लॉर्ड मैकाले का जो प्रारूप है उसमें पॉकेट मार जो है, जेब में बंदूक रखी थी, वो पॉकेट मारने के लिए अपना हाथ डालता है, बंदूक चल गई, वो मर गया। तो यहाँ पर उसको पॉकेट मारी के लिए दंड से दंडित किया गया। फिर सेक्शन 81 बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि को कादित करना।
ये आवश्यकता का सिद्धांत है। कोई बात अपराध नहीं है यदि वह आपराधिक आशय के बिना सद्भाव पूर्वक की जाए। कार्य कैसा होना चाहिए? बड़ी हानि के निवारण के लिए होना चाहिए, और उस बड़ी हानि को रोकने के लिए चाहे छोटी हानि हो जाए वो क्षम्य होगी, सेक्शन 81 के अंतर्गत। जैसे कोई जलयान है, बहुत बड़ा जहाज है, वो जा रहा है और वो एक सामने जो है एक छोटी नाव आती है, उसको बचाने के लिए वो नाव को मोड़ता है, लेकिन वहां पर बड़ी नाव में चूंकि ज़्यादा सवारी है, छोटी नाव में कम सवारी है, उसको निर्णय लेना होता है कि हम बड़ी हानि को बचाएं। तो बड़ी हानि को बचाने के लिए जैसे वो स्टीयरिंग अपनी घुमाता है तो छोटी नाव जो है उससे इंजर्ड होती है, उसके कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि हुई है और बिना इंटेंशन के हुई है, सद्भाव पूर्वक हुई है, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत सेक्शन 81 का लाभ मिलेगा। इसी तरह किसी एक बड़े अग्निकांड को रोकने के लिए, एक घर की सीरीज है, कई घर में आग लग गई, तो एक बीच का घर वहां पर तोड़ा गया जिससे आने वाले जो आगे घर हैं या दुकानें हैं उनमें आग न लगे। तो उस घर को तोड़ने में जो हानि हुई है वो छोटी हानि है, इसके बजाय कि और पूरे मोहल्ले में आग न फैलने पाए, इसलिए सेक्शन 81 का यहाँ पर लाभ मिलेगा। दिल्ली बनाम स्टीवेंसन का मामला बहुत ही फेमस मामला है। इसमें 3 लोग समुद्र की यात्रा पर थे, उनका जहाज खराब हो गया, वो एक लकड़ी के लट्ठे में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ एक बच्चा भी था, पार्कर नाम का। तो उनके पास जब खाना वगैरह खत्म हो गया तो उन तीनों ने सोचा, जो 3 वयस्क थे, एक बच्चा था, उन तीनों ने सोचा कि अगर हम चारों लोगों को खाना नहीं मिला तो हम चारों लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर 3 लोग एक को मारकर खा जाएं तो 3 लोग बचे रहेंगे। तो उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे को मारकर हम खा जाते हैं, और फिर उन्होंने उसके कुछ मांस को निकालकर उसको खाया और बाद में वो नाव किसी तरह किनारे लगी, वो बच्चा खत्म हो गया, उसकी हालत गंभीर थी, वो खत्म हो गया, लेकिन ये बाकी 3 लोग बच गए। ये केस चला तो इसमें इन तीनों आरोपियों ने आवश्यकता के सिद्धांत का सहारा लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आवश्यकता जो है, आवश्यकता का सिद्धांत परम आवश्यकता नहीं हो सकती कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डालें। इसलिए इस मामले में उन तीनों को सजा हुई। किसी भी परिस्थिति में अपनी जान बचाने के लिए हम दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। सेक्शन 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, ये एक साधारण अपवाद भी है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा की जाए। इन्हें हम लैटिन भाषा में डॉली इन कैपेक्स कहते हैं, मतलब अपराध करने के अयोग्य हैं। तो 7 वर्ष से कम उम्र के बालक को पूर्ण उन्मुक्ति आईपीसी के अंतर्गत या अन्य किसी भी आपराधिक विधि के अंतर्गत प्राप्त है। सेक्शन 83 कहता है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए किंतु 12 वर्ष से कम। ये सेक्शन ये कह रही है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक व 12 वर्ष से कम वाले बालक द्वारा की जाए, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। ये जो अपरिपक्वता है, इसमें जो 7 वर्ष से अधिक का बालक है उसको सीमित उन्मुक्ति प्राप्त है। इसको हम डॉली कैपेक्स बोलते हैं, मतलब वो अपराध करने में सक्षम है, लेकिन उसकी परिपक्वता देखनी होगी उस समय जब वो अपराध हुआ कि वास्तव में उसके आचरण की प्रकृति और परिणाम को वो समझ पा रहा था या नहीं। यदि वो समझ पा रहा था अपने किए गए कृत्य को, तब उसको दोषी माना जा सकता है। इसके लिए कुछ केसेस हैं, जिसे मुसम्मा तेमोना का वाद है। अभियुक्त 10 वर्ष की थी, उसने पति को मारकर सुबह खेत की तरफ भागी, वह स्वयं को छिपा लिया। बहुत पुराना केस है, 10 वर्ष में शादियां पहले बहुत पुराने ज़माने में होती थी, अब तो नहीं होती। तो 10 वर्ष की थी, पति को मारकर सुबह खेत की तरफ भागी, वह स्वयं को छिपा लिया, दोपहर में पकड़ी गई। न्यायालय ये नहीं माना कि अपराध के दौरान, अपराध के पश्चात
उसका खेत की तरफ भागना, स्वयं को छिपाना और उसके द्वारा किए गए प्रहार, ये सारी चीजें, उसका व्यवहार और उसकी परिस्थितियां ये बता रही हैं कि वह अपने कृत्य को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्वता को वो हासिल कर चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने उसको दोषी माना। इसी तरह उल्लाह महापात्र का मामला है। 12 वर्ष की अभियुक्त ने मृतक को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी और बाद में उसे मार दिया। तो न्यायालय ने उसको दोषी इसलिए माना क्योंकि अभियुक्त ने एक तो धमकी दे रहा था, जिस तरह से उसने धमकी दी उस धमकी के अनुसरण में उसने कृत्य भी किया, इसलिए कोर्ट द्वारा कहा गया कि ये परिपक्व समझ का बालक है और ये दोषी होगा। यद्यपि आप सभी जानते हैं कि बालक के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत ये जुवेनाइल कोर्ट में इनका मामला चलता है और इनको अधिकतम 3 वर्ष तक की ही सजा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। जो व्यक्ति काम करते समय, अपराध को करते समय चित्त विकृति के कारण कार्य की प्रकृति को नहीं समझता, या वह व्यक्ति यह नहीं समझता कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तो उसको सेक्शन 84 के अंतर्गत उन्मुक्ति प्राप्त होगी। यद्यपि उसको कोर्ट में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि कार्य करते समय उसका जो मानसिक अवस्था थी वो ठीक नहीं थी। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी हुए, बहुत पुराने केस हैं, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, फिर विक्षिप्त भ्रांति परीक्षण, ये बहुत सारे टेस्ट हुए। मैकनॉटन के बाद में स्कॉटलैंड निवासी मैकनॉटन पर सर ड्रूमंड की हत्या का आरोप था। ड्रूमंड जो था तत्कालीन प्रधानमंत्री का पीए था। आरोपी इस तथ्य से भ्रमित था कि रॉबर्ट पील ने उसे क्षति पहुंचाई है। रॉबर्ट पील वहां के प्रधानमंत्री थे और ड्रूमंड को रॉबर्ट पील वो समझ गया और उसको गोली मार दी, और वहां के कोर्ट ने इसी मतिभ्रम को सही मानते हुए उसको दोषमुक्त कर दिया था। और दोषमुक्त क्यों किया? कि ये विकृत भ्रम नामक बीमारी से पीड़ित था। तो वहां पर बहुत ज्यादा बातें उठी इस मामले में। तब फिर वहां के कोर्ट ने मैकनॉटन में प्रतिपादित सिद्धांत को बताया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थचित्त तथा कारित अपराध के लिए उत्तरदायी हेतु माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत जूरी या न्यायालय की संतुष्टि तक सिद्ध न हो जाए। दूसरा, बचाव के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त को ऐसे दोष से पीड़ित था कि वह कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वो दोषपूर्ण है, ये नहीं जानता था। यह सिद्ध करना जरूरी है। एक चिकित्सक जिसने अभियुक्त को विचारण के पूर्व कभी नहीं देखा, उससे उसकी राय नहीं पूछी जानी चाहिए कि क्या साक्ष्यों के आधार पर वह ऐसा सोचता है कि अभियुक्त विकृत चित्त का था। अब इसके पहले अगर उसने कभी एग्जामिन नहीं किया उस व्यक्ति को, उससे उसकी राय रेलिवेंट नहीं होगी। श्रीकांत आनंदराव भोसले का मामला है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी को वट से सिर में मारा, वो मर गई। बचाव उसने क्या लिया? पैरानाइड साइजोफ्रेनिया से पीड़ित था। ये खानदानी बीमारी थी, ये सिद्ध हुआ। पहले से उसका उपचार चल रहा था, कई बार बीमारी के कारण वो अस्पताल भी गया। तो ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में वो इस बीमारी से पीड़ित था, जिसमें उसको बहुत सारे भ्रम होते थे और चित्त विकृति का माना गया, इसलिए उसको दोष मुक्ति दी गई। एस तुबा चेतिया वर्सेस आसाम राज्य में विधिक पागलपन की बात की गई। विधिक पागलपन को साबित करना जरूरी है। विधिक पागलपन क्या है? ये उसमें ऐसी ज्ञानात्मक क्षमताएं नहीं थी कि वह किए गए कार्य का परिणाम जान सके। चिकित्सीय पागलपन जो होता है वो पूर्णतः डॉक्टरी आधार पर निर्भर है, जबकि विधिक पागलपन के बचाव के लिए सेक्शन 84 में जो तत्व हैं उसको साबित करना जरूरी हो सकता है। चिकित्सक की जो रिपोर्ट है वो सहायक हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूसिव तभी होगी जब सेक्शन 84 के जो तत्व हैं वो साबित होने आवश्यक है। 84 में जैसे कार्य करते समय उसकी चित्त विकृति होनी चाहिए, वो कार्य करते समय ये नहीं समझता हो कि वो क्या कर रहा है, उसके परिणाम क्या होंगे, ये चीजें सिद्ध होना जरूरी है। अब विकृत चित्त की प्रकार क्या क्या है? पहला जड़ है, दूसरा जो बीमारी के कारण हो जाता है, तीसरा उन्मत्त, कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है अचानक, और चौथा मदिरा के कारण, ड्रंक के कारण मत्त हो जाता है। इसमें सबूत का जो भार होता है वो अभियुक्त पर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभियोजन उससे मुक्त हो जाएगा। अभियुक्त अगर कुछ नहीं कर रहा है तो पूरा भार अभियोजन पर ही होता है कि वो सिद्ध करे कि अभियुक्त ने ही ये काम किया है।
सेक्शन 85 जो है अस्वैच्छिक मदपान को अपवाद के अंतर्गत लाती है। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसकी इच्छा के बिना मदपान कराया गया हो और उसके कारण वो अपनी कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा हो, तब उसको सेक्शन 85 के अंतर्गत उसको पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होगी। जैसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मामला बियर्ड 1920। बियर्ड मिल का चौकीदार था। 13 वर्षीय बालिका के साथ उसने बलात्कार का प्रयास किया। चिल्लाए ना, इस कारण उसका मुंह दबाया, अंगूठा गले पर उसके अंगूठा रखा, जिससे वो सांस न मिलने के कारण वो खत्म हो गई। उसने बचाव लिया कि वो नशे में था, तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने कहा कि नहीं, वो नशे में था, लेकिन अब उसकी ज्ञानात्मक क्षमताएं पूरी तरह से मरी नहीं थी। वो समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो चिल्लाने के प्रयास में उसने अंगूठे से गले को दबाया था। उसने स्वेच्छा से मदपान किया था, इसलिए उसको कोई रियायत नहीं मिल सकती। बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे फांसी की सजा दी। स्वैच्छिक मत्तता सेक्शन 86 में है, जिसमें अगर स्वैच्छिक मत हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उसको केवल आशय के संबंध में लाभ मिल सकता है। यदि नशा वह भी स्वैच्छिक नहीं करता तो मनोरोग तीव्र नहीं होता। ये कई सारी चीजें उसमें देखनी होती हैं। केवल और केवल आशय मेलाफाइड इंटेंशन के संबंध में उसको बचाव मिल सकता है, उसके एक्ट के संबंध में कोई बचाव नहीं मिलेगा। ये धारा ये कहती है कि जो व्यक्ति स्वैच्छिक मत है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में नहीं होता। अर्थात यह धारा ये नहीं कहती कि अभियुक्त उसी प्रकार बर्ताव का अधीन होगा मानो उसका वही आशय था जिसकी उदाहरणा की जाती है यदि वह मत्तता में नहीं होता। इस प्रकार किसी मत्त व्यक्ति के कार्य को समझने के लिए यह धारा उसे मदिरा न पिए हुए व्यक्ति के ज्ञान के हिसाब से तो लेती है, मतलब ज्ञान वही मानती है, परंतु उसका वही आशय नहीं समझती। इसके बाद सेक्शन 87, 88, 89 से सम्मत के संबंध में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।